Hello, I am Shahnawaz and today we will continue Force and Laws of Motion chapter number 9. It's the part 2 in which we will study first law of motion और मैं बताना चाहूँगा it is basically Newton's first law of motion. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में फोर्स और मोशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे कि हाउ द फोर्स इज रिलेट विद द मोशन, किस तरह से एक अनबैलेंस फोर्स मोशन को चेंज कर सकता है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, या मोशन वाले ऑब्जेक्ट को की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे और इसके प्रीवियसली हमने मोशन को भी काफ़ी अच्छी तरह समझा कि बेसिकली मोशन होता क्या है। सो मोशन के क्या लॉज हो सकते हैं, मोशन बेसिकली किन कंडीशंस में होगा, इससे रिलेटेड जो टर्म्स थी ये काफ़ी पहले से चली आ रही है, काफ़ी पहले से इसके काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस हुए। तो गैलीली जो थे ये 1564 से 1642 के बीच में थे। गैलीली जो थे वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी सारे लॉज दिए, काफ़ी सारी थ्योरीज दी फिज़िक्स के लिए, स्पेशली मोशन के लिए, स्पेशली प्लैनेट्स के मोशन के लिए। सो गैलीली जो थे उन्होंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया स्पेशली मूविंग बॉडीज़ के लिए। उनका ये कहना था कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी को हम डिस्टर्ब ना करें, किसी पर्टिकुलर बॉडी को अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। डिस्टर्ब ना करें इट मीन्स कि अगर हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करें तो वो बॉडी कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। उन्होंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने सपोज़ एक आप बॉल को कंसिडर कीजिए एक मार्बल आप समझते हैं, कंचा जिससे हम लोग बच्चे खेलते हैं। ऑब्वियसली आपने भी खेला होगा और अगर नहीं खेला है तो आपने बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। खेल के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। तो मार्बल क्या होती है? मार्बल एक छोटी सी ग्लास की बॉल होती है ना, थोड़ी सी वेटी होती है, रंग बिरंगी, खूबसूरत सी, बड़ी अच्छी दिखती है। तो उस तरह की जो मार्बल है, उस मार्बल को उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन करवाया। सपोज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। उन्होंने पहले क्या किया कि जो डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन था इस तरह का, उस पर मोशन करवाया। तो उन्होंने ये देखा कि इस मार्बल की स्पीड जो है, इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही मार्बल को यहाँ से थ्रो किया इन्होंने, यहाँ से छोड़ा, रिलीज़ किया, ये मार्बल धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि अगर इस मार्बल को इस तरह से अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन करवाया जाए, मतलब क्लिम करवाया जाए, तो यहाँ क्या होगा, इस तरह के अपवर्ड इंक्लाइंड मोशन में इस पर्टिकुलर मार्बल की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी। ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर मार्बल को एक फ्लैट प्लेन पर अगर मोशन करवाया जाए तो ये कॉन्स्टेंटली मोशन में ही रहेगी, इसकी स्पीड ना तो इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह का इनका कुछ ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन को और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक इस तरह का स्ट्रक्चर कंसिडर किया। सपोज़ उन्होंने एक पर्टिकुलर इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन कंसिडर किया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आसानी से, जिसमें दो इंक्लाइंड प्लेन हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं इस तरह से। दिस वन, सपोज़ ये वाला और ये वाला। ठीक है। सो इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन पर इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि अगर आप किसी सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि सपोज़ अगर ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन बिल्कुल इक्वल है, अगर सपोज़ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका इंक्लाइनेशन अगर आए है, और इस वाले प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस वाले प्लेन का इंक्लाइनेशन भी आया है, इट मीन्स कि दोनों प्लेन का इंक्लाइनेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। सो अगर आपने किसी पर्टिकुलर हाइट से इस बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया तो ये बॉल क्या होगा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन पर आ रही है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और फिर ये क्या होगा, कनेक्टेड अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन करेगी। अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन पर जब ये मोशन करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी। लेकिन सबसे ख़ास बात ये होगी कि जिस हाइट से आपने इसको रिलीज़ किया था, ये सेकंड प्लेन पर भी सेम हाइट को एक्वायर करेगी। अगर दोनों प्लेन का इंक्लाइनेशन सेम है, दोनों प्लेन का इंक्लाइनेशन क्या है, बिल्कुल इक्वल है, सो जिस हाइट से आपने इसको रिलीज़ किया है उसी हाइट को क्या करेगी, ये बॉल एक्वायर करेगी सेकंड प्लेन पर ही भी। क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। इसको और ज़्यादा वेरीफाई किया और ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश की गई। किस तरह से, अब उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट वाला इंक्लाइंड प्लेन था उसको वैसे ही रहने दिया, सेकंड वाले का इंक्लाइनेशन थोड़ा कम किया। इट मीन्स कि अब इसका एंगल कम किया, जो यहाँ से ब्लू लाइन से आप देख सकते हैं। अब जो ये है, अब किससे डिनोट हो रहा है, सपोज़ ये ब्लू लाइन से डिनोट हो रहा है। अभी भी क्या होगा, सेम हाइट से आपने क्या किया, इसको बॉल को रिलीज़ किया, बॉल अगेन डाउनवर्ड प्लेन से आएगी, इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, अगेन ये अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन पर धीरे धीरे राइज होगी, क्लिम्ब होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी भी जितनी हाइट से आपने यहाँ पर ड्रॉप किया था उतनी ही हाइट पर ये पहुँचेगी,
लेकिन अब हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइनेशन आपका कम हो गया तो अब ये थोड़ा पहले से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल इसको करना पड़ेगा। तो भले ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, लेकिन ये सेकंड इंक्लाइंड प्लेन पर भी उतनी ही हाइट क्या करेगी, एक्वायर करेगी। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अगेन क्या हुआ, अगेन आपने इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करने की कोशिश की, इस प्लेन का इंक्लाइनेशन और ज़्यादा कम कर दिया। अब आप रेड लाइन से इसको समझिए, जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, अब आप इससे समझेंगे इसे, इसके इंक्लाइनेशन को और कम कर दिया। इंक्लाइनेशन को और कम किया तो अगेन क्या होगा, फिर से सेम हाइट से इसको रिलीज़ किया, बॉल धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी में, फिर अगेन क्या होगा, डिक्रीज़ होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब यहाँ पर भी वो सेम हाइट एक्वायर करेगी, भले ही उसे पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से इंक्लाइनेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बॉल को भले ही थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन ये सेम हाइट एक्वायर कर रही है, उस हाइट को एक्वायर कर रही है जिस हाइट से इसको रिलीज़ किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर इंक्लाइनेशन का बॉल के मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको सेम हाइट एक्वायर करना है, मतलब एक्वायर करना है, भले ही उसे कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। इसको और ज़्यादा शो करने के लिए, और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए इस प्लेन को अब क्या कर दिया गया, पूरी तरह से फ्लैट, मतलब इसका इंक्लाइनेशन जो है वो ज़ीरो कर दिया गया है। इट मीन्स कि अब ये वाला जो प्लेन है आपका, अब वो पूरी तरह से एक फ्लैट प्लेन से शो हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अगेन जैसे ही आपने यहाँ से बॉल को रिलीज़ किया, बॉल यहाँ से धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ होती हुई आएगी, और अब ये क्या होगा, कांस्टेंट मोशन में होगी। इस पर्टिकुलर प्लेन पर ये कांस्टेंट मोशन में चलती जाएगी, आगे तक चलती जाएगी। ये इसलिए चल रही है क्योंकि इसे सेम हाइट एक्वायर करना है, और वो हाइट इसको कभी मिलेगी नहीं, इसलिए कॉन्स्टेंटली क्या होगा, चलती जाएगी। तो इट मीन्स कि सेम हाइट एक्वायर करने के लिए ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये था कि जिस हाइट से इसको रिलीज़ किया उस हाइट तक इसको पहुंचना है। अब क्योंकि फ्लैट प्लेन पर इसको वो हाइट मिलना नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इन्फिनेटली चलती जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो देखिए, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो डिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। क्लियर, कोई डाउट? When marble rolls down an inclined plane, its velocity increases, shown in the figure, and velocity decreases when it climbs up, as shown in this particular figure. ठीक, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट बताया, आपको एक्टिविटी बताई, उसी के बारे में दिया हुआ है कि एज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन द आइडियल फ्रिक्शन लेस प्लेन। सपोज ये जो प्लेन हमने कंसिडर किया था, एक ऐसा एक तरह का फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस इट मीन्स कि इसमें किसी तरह का अपोजिंग फोर्स नहीं है। अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिकली जब भी कोई फोर्स होता है वो हमेशा पेयर में होता है। सो जब भी सरफेस कोई बॉडी मोशन करती है तो उन दो बॉडी के मोशन में जो सरफेस होता है, बेसिकली सरफेस पर एक अपोजिट फोर्स एक्ट होता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो बॉडी के मोशन का अपोज करता है। सो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि ये जो प्लेन है हमारा, सपोज़ ये जो मार्बल है, ये मार्बल भी क्योंकि ग्लास का बना हुआ है, पूरी तरह से स्मूथ है, और ऑब्वियसली ये जो प्लेन है ये भी क्या है, पूरी तरह से फ्रिक्शन लेस है। तो इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शन हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ज़ीरो। So as shown in the figure, marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from the left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it is released. Clear? If the inclination of the plane on both sides are equal, then marble will climb the same distance that it covered while rolling down. Clear? If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, angle आप continuously decrease कर रहे हैं, then marble would travel further distances till it reaches to the original height. अपनी original height को achieve करने के लिए वो further distance travel करेगी. If the right side plane were ultimately made horizontal, अगर आपने इसको ultimately horizontal बना दिया है, horizontal कर दिया है, it means कि the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released. ये हमेशा चलती रहेगी उस हाइट को अचीव करने के लिए जो उसको कभी मिलना नहीं। ठीक, सो ये बेसिकली गैलीली की हाइपोथेसिस थी। बड़ी सिंपल सी हाइपोथेसिस थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी जब तक न्यूटन नहीं आए थे तब तक इसी हाइपोथेसिस को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया था, इसी पर बेस्ड था पूरा फिजिक्स। लेकिन जब बाद में न्यूटन आए तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। सो क्या मॉडिफाई किया बेसिकली न्यूटन ने, गैलीली की जो स्टडीज़ थी, उसकी जो हाइपोथेसिस की थी, उसी को बहुत अच्छे से स्टडी किया, समझा, और उसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन दिए, और फिर उसे अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया। न्यूटन्स फर्स्ट
तो बेसिकली न्यूटन्स की जो हाइपोथेसिस थी, न्यूटन्स के जो लॉज थे उसको 3 लॉ में डिवाइड किया गया, उसको 3 लॉज कहा गया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बड़ा सिंपल से टर्म्स में मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन का ये कहना था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मतलब जो गैलीलियो ने कहा उन्होंने भी वही कहा, लेकिन कुछ अलग शब्दों में कह दिया। न्यूटन का कहना था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ। ठीक, अनबैलेंस फोर्स लगाकर अगर आप उसको मोशन में नहीं लाते हो तो वो रेस्ट में ही रखी रहेगी। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगाकर आप उसको रेस्ट में ना लाओ। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो एक ही डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज ना करो। तो न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया को आप इस तरह से समझिए कि सपोज़ आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप घर पर अपनी डेली पढ़ाई करते हैं, और आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, आप आपके रूम में बिल्कुल स्टडीज़ करते रहते हैं। सपोज़ क्या हुआ, एक दिन आप पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल कॉन्स्टेंटली, जिस तरह से आप बिल्कुल शिद्दत के साथ में डेली करते हैं। इट मीन्स कि आप आपकी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, आप ये भी नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, तो आप कॉन्स्टेंटली स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स कि अभी आपकी एक स्टडिंग स्टेट है, आप स्टडिंग स्टेट में हैं और इस स्टेट में है कि यहाँ पर अभी आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, और आप अपने मन से भी नहीं चाहते कि आप डिस्टर्ब हों या आप आपकी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करें और आप कुछ और काम करें। ठीक, तो आप कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं। अचानक से आपकी मम्मी जी आए, मम्मी जी ने कहा बेटा बहुत देर हो गई, अब रख दो, थोड़ा आराम कर लो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपकी मम्मी जी ने आकर जब आपसे ये कहा ना कि बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, तो आप डिस्टर्ब हुए। आप क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। अब डिस्टर्ब हुए तो एक्चुअली आपकी मम्मी जी क्या हो गए? अनबैलेंस फोर्स। मम्मी जी क्या हो गए? अनबैलेंस फोर्स। और आप क्या है? ऑब्जेक्ट, जो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, एक पर्टिकुलर स्टेट में। तो जैसे ही आपकी मम्मी जी आए, इट मीन्स कि अनबैलेंस फोर्स आया, आपकी स्टेट चेंज हो गई। अब आपका ध्यान पढ़ाई से हट गया, अचानक आपने आपकी स्टेट को चेंज कर लिया। और ऑब्वियसली हो सकता है कि मम्मी जी की बात मान के आप आपकी बुक्स वगैरह रख कर अब आप आराम करने चले जाएं। इट मीन्स कि एक अनबैलेंस फोर्स ने आकर आपकी स्टेट को चेंज कर दिया। तो देखिए, अब यहाँ पर इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, जो वर्ड यहाँ पर लिखा है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट में थे, आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते थे। आप अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट में थे, आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते थे। तो दिस इज़ द इनर्शिया, द बॉडी विच वांट टू रिमेन इट्स स्टेट एंड रजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। कोई बॉडी अगर अपनी स्टेट में ही रहना चाहती है और अपनी स्टेट चेंज का अपोज करती है, अपनी स्टेट चेंज का वो अपोज करती है, तो वो जो अपोज है उसकी स्टेट चेंज का, वो क्या कहलाता है? इनर्शिया। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझिए कि अगर आपकी मम्मी ने आपको अगर कहा कि बेटा उठ जाओ, अब थोड़ी देर आराम कर लो, और आपने उनकी बात को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आप कंटिन्यूसली मोशन अपने सपोज स्टडी करते रहे और फिर थोड़ा बहुत आपने मम्मी की तरफ देखा, तो एक्चुअल में ये आपका इनर्शिया है कि आप अपनी पोजीशन का या अपनी स्टेट का अपोज कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं उठना, लेकिन आप मम्मी जी फिर भी फोर्स लगा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है और आप फिर भी अब उठने को आप मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस था इन दोनों के बीच का, कि आप उठना नहीं चाह रहे थे, आप उसी स्टेट में रहना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी में आपको उठना पड़ रहा है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा है, तो ये कहलाता है इनर्शिया। तो आई होप कि इनर्शिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स या डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया जाए। तो देखिए क्या लिखते हैं न्यूटन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस। स्ट्रेट लाइन का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल डायरेक्शन की बात, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर किया हुआ है। सो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक उसे मजबूर ना किया जाए, ठीक है, अप्लाइड फोर्स लगाकर। क्लियर? सो इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी स्टेट में चेंज होने का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। हमेशा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज करते हैं, और ये अपोज ही क्या कहलाता है?
अपोजिट क्या कहलाता है, इनर्शिया। ठीक। इन ए क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, इन ए क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है कि बिल्कुल अनडिस्टर्ब वे में, जिस तरह से अभी आप अनडिस्टर्ब वे में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या कहला रहा था आपका, इनर्शिया। क्लियर। सो दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो है मोशन का, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी फर्स्ट लॉ को जाना जाता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आई होप कि आप समझ गए होंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि बेसिकली जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और बॉडी की अपने स्टेट में ही रहने की जो टेंडेंसी है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। क्लियर। देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ से आप इनर्शिया को समझ सकते हैं या लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को समझ सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। इसके लिए आप सपोज़ आपने ग्लास लिया, उस ग्लास के ऊपर सपोज़ आपने कोई कार्ड रखा हुआ है, बड़ा चिकना सा कार्ड है ये, जिस तरह से कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई कॉइन रख दिया है। सपोज़ आपने क्या किया, इस कार्ड को आपने बिल्कुल जल्दी से अपनी उंगली की मदद से, फिंगर की मदद से इसको फ्लिक किया, इस कार्ड को हटाया, है ना। हटाया तो क्या होगा, ये कार्ड जो है वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, और जो कॉइन था वो कॉइन क्या होगा, ग्लास में गिर जाएगा। कॉइन इस तरह से ग्लास में गिर गया और ये कार्ड जो था वो चला गया। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इनिशियल लेवल पे अगर आप देखें, इनिशियल लेवल पर जो आपका कार्ड था और आपका कॉइन था, ये दोनों रेस्ट में थे। ये किसी तरह का मोशन कर रहे थे क्या, नहीं। अचानक से आपने आपकी फिंगर की मदद से इस कार्ड को मोशन करवाना चाहा। इस कार्ड को जैसे ही आपने फ्लिक किया, ये कार्ड क्या हुआ, मोशन में आया। लेकिन क्योंकि ऊपर रखा हुआ जो कॉइन था, उस कॉइन को मोशन नहीं करना था। वो कॉइन क्या था, अपने अंदर एक इनर्शिया लिए हुआ था, वो जैसा था वैसे ही रहना चाहता है। आपने ज़बरदस्ती इस कार्ड को फोर्स अप्लाई करके मोशन करवाया इस कार्ड को, लेकिन कॉइन जो था वो कॉइन नहीं मोशन करना चाह रहा था, कॉइन अपनी जगह पर ही रहा। तो इसलिए जैसे ही कार्ड यहाँ से हटा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कॉइन था वो ग्लास में गिर गया। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने सपोज़ यहाँ पर अब फ्लिक ना करते हुए आपने सपोज़ इस पेपर को खींचा, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको खींचा, तो ऑब्वियसली सेम थिंग कि यहाँ पर आपने कार्ड को मोशन करवाया या पेपर को मोशन करवाया, लेकिन टेंडेंसी थी इस कॉइन की, इसको अपने स्टेट में ही रहना था, इसको मोशन नहीं करना था। इसके इनर्शिया की वजह से फाइनली ये क्या होगा, ग्लास में गिर जाएगा। आप एक्टिविटी और देख सकते हैं, एक एक्टिविटी को आप घर पर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आपने कैरम तो खेला होगा, बड़ा मज़ा आता है खेलने में। तो आपने क्या हुआ, इसकी जो कॉइन्स होती है, उस कॉइन्स को आपने इस तरह से स्टेक के फॉर्म में जमाया, इस तरह से स्टेक कर दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। सबसे नीचे आपने रानी को रख दिया है सपोज़, या आप जो अच्छी लगे आप उसको रख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके स्ट्राइकर की मदद से ज़ोर से हिट किया। स्ट्राइकर की मदद से आप जैसे ही ज़ोर से हिट करेंगे तो सबसे बॉटम वाला जो पाइल होगा, आपका बॉटम वाला जो कॉइन होगा, वो अचानक से क्या होगा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो स्टेक रहेगा, ऊपर वाले सारे के सारे क्या होंगे, एज इट इज़ रहेंगे और वो डाउनवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने स्टेक किया हुआ है सारे के सारे कॉइन्स को इस तरह से, और फिर आपने स्ट्राइकर की मदद से सबसे बॉटम वाला जो कॉइन है उस पर स्ट्राइक किया, उसको हिट किया। उसको हिट करने की वजह से क्या हुआ, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि आपने उसको मोशन करवाया। अब ऊपर वाला जो स्टेक में जो कॉइन्स जमे हुए सारे के सारे, वो मोशन नहीं करना चाह रहे थे, वो अपने इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, उनकी टेंडेंसी अपनी स्टेट में रहने की। तो क्योंकि अब नीचे से कॉइन हट गया है तो नीचे स्पेस हुआ, फाइनली ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होगा, ये सारे के सारे कॉइन्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। इट मीन्स कि ये स्टेक डिस्टर्ब नहीं होगा, ये स्टेक वैसे की वैसे ही रहेगा, सिर्फ वो सिर्फ नीचे वाला कॉइन अपनी जगह से हटकर चला गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शो करती हैं इनर्शिया को, कि इनर्शिया बेसिकली क्या है, अपनी पोजीशन में रहने की टेंडेंसी है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये बॉल है, इस बॉल को जब तक कोई किक नहीं मारेगा ये बॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। ठीक है, ये बॉल अपनी जगह पर ही रखी रहेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये बॉल क्या हुआ, मोशन में आ गई। सपोज़ बॉल मोशन में है, अब ये बॉल मोशन में ही रहना चाहती है, ये किसी तरह का अपना चेंजेस नहीं चाहती। लेकिन क्या, जब तक आप इसको रोकना नहीं चाहोगे, आपने इसको रोकने के लिए सपोज़ यहाँ पर नेट लगा दी या कोई फोर्स लगाया, तो ये बॉल क्या होगी, स्टॉप होगी। अदरवाइज़ अगर आप ये ना लगाते तो बॉल क्या होती, कंटिन्यूसली मोशन में होती। तो जो बॉडी रेस्ट में थी वो रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो रियली आपने कई बार फील किए होंगे। और मैं तो कहूँगा आप स्कूल आते हैं डेली, तो स्कूल की बस में आपने इसको बिल्कुल फील किया होगा। तो चलिए देखते हैं
किस तरह से होता है, आपने कई बार बस में सफ़र किया होगा, अचानक से सपोज़ आप खड़े हुए हैं या बैठे हैं, बस पहले स्टॉप थी, अपनी पोजीशन पर रुकी हुई थी, अचानक से ड्राइवर साहब ने एक्सीलेटर दबाया और बस जो है वो मोशन में आ गई। बस जैसे ही मोशन में आती है तो क्या होता है, आप जो पहले स्ट्रेट खड़े थे, आप इस तरह से पीछे की तरफ जाते हैं, आपका मोशन पीछे की तरफ होता है, जबकि बस तो आगे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब बस आगे जा रही है तो आपको भी आगे ही आना चाहिए ना, आप पीछे क्यों जा रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न भी बेसिकली क्या है, इसका रीज़न भी इनर्शिया ही है, इनर्शिया की वजह से ही हो रहा है। अब किसका इनर्शिया? आपका इनर्शिया। देखिए क्या होता है कि बस इनिशियली पोजीशन में थी रेस्ट के, बस थी रेस्ट पोजीशन में। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन में होने की वजह से आप सीट के ऊपर बैठे हुए थे या सपोज़ आप खड़े हुए थे, तो आपका कांटेक्ट इस बस के साथ में था, ठीक है। आपका कांटेक्ट इट मीन्स कि आपके लोअर पार्ट का कांटेक्ट इस बस के साथ में था, ठीक है। तो जैसे ही बस मोशन में आई तो आपका कांटेक्ट, क्योंकि आपके लोअर पार्ट का कांटेक्ट बस के साथ में है, तो आपका लोअर पार्ट क्या हुआ, अचानक से मोशन में आया। लेकिन आपका जो अपर पार्ट है वो अपने इनर्शिया की वजह से जैसा था वैसे ही रहना चाह रहा है। मतलब पहले आपकी पोजीशन यही थी और आप अभी भी वहीं की वहीं हो। एक्चुअल में आप पीछे नहीं गए, आपका लोअर पार्ट जो है वो आगे चला गया। ध्यान दीजिए, आप वहीं की वहीं हैं, आप कहीं नहीं गए। एक्चुअल में बस के साथ में, क्योंकि बस ने जैसे ही मोशन शुरू किया तो बस के मोशन के साथ में आपका लोअर पार्ट जो इसके कांटेक्ट में है वो इसके साथ आगे चला गया, इसलिए आपको ऐसा फील हुआ कि आप पीछे आ गए, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, बट एक्चुअल में आपका लोअर पार्ट आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि आपका लोअर पार्ट क्योंकि बस के कांटेक्ट में था इसलिए उसने तो मोशन शुरू कर दिया, लेकिन आपके अपर पार्ट जो है वो किसी तरह का मोशन करना नहीं चाहता, वो अपने इनर्शिया की वजह से वैसे ही रहना चाहता है जैसा पहले था। इसीलिए आपको इस तरह का ज़र्क महसूस होता है जब बस मोशन करती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सपोज़ आप बस मोशन में, बस कंटिन्यूसली मोशन में है, चल रही है बस, ठीक है। अचानक से सामने कोई आता है, ड्राइवर साहब ब्रेक मारते हैं। ब्रेक जैसे ही लगाते हैं तो क्या होता है, आप आगे की तरफ जाते हैं, आप आगे की तरफ जाते हैं। जैसे सपोज़ इस कार के एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये कार कंटिन्यूसली मोशन में है, फिर अचानक से क्या हुआ, इन्होंने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने की वजह से क्या हुआ, देखिए अगेन लोअर पार्ट जो है इनका लोअर पार्ट जो है इस व्हीकल के कांटेक्ट में, व्हीकल के कांटेक्ट में होने की वजह से जो स्पीड या वेलोसिटी इस व्हीकल की थी वही स्पीड और वेलोसिटी आपकी भी होगी, आपकी पूरी बॉडी की होगी, ठीक है। अचानक से क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक मारा जाता है, तो क्योंकि ब्रेक मारने की वजह से इस व्हीकल को स्टॉप होना है, तो इस व्हीकल के कांटेक्ट में जो आपका लोअर पार्ट है ये भी स्टॉप होगा। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है जो सीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये जो पहले मोशन में था उसी मोशन में ये रहना चाहता है। जिस स्पीड से पहले मोशन कर रहा था व्हीकल, ये भी उसी इस पर्टिकुलर स्टेट में उसी पर्टिकुलर स्पीड के मोशन में रहना चाहता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो व्हीकल के साथ आपका लोअर पार्ट तो रुकने की कोशिश पूरी करता है, लेकिन अपर पार्ट जो है वो रुकने की कोशिश नहीं करता। इसलिए वो क्या होता है, पूरी स्पीड से आगे की तरफ जाता है। और फाइनली यही रीज़न होता है कि कई बार जब बहुत ज़्यादा व्हीकल जो होते हैं हाई स्पीड में होते हैं, तो क्योंकि उनकी अंदर बैठे हुए पर्सन का मोशन भी जो होता है वो व्हीकल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अचानक से व्हीकल में जब ब्रेक मारा जाता है तो व्हीकल तो अपनी पोजीशन को रोक लेता है, ठीक है। लेकिन पर्सन का जो अपर पार्ट है अपने इनर्शिया की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है, ये पहले व्हीकल के साथ में मोशन में था तो ये चाहेगा अभी भी मोशन में ही रहूँ, मैं अपनी स्टेट को चेंज नहीं करूँ। तो व्हीकल तो रुक गया, लेकिन इन्होंने माने नहीं, इन्होंने अपना स्टेट चेंज नहीं किया, तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये इनका अपर पार्ट जो होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है। एक्चुअल में आगे की तरफ नहीं निकलता वो, ये यहाँ पर व्हीकल जो है वो रुक जाता है और ये मोशन में ही रहता है। इससे फील होता है कि ये हमेशा आगे निकल गए, और आगे निकलने की वजह से क्या होता है, मे बी पॉसिबल कि ये इंजर्ड हो सकते हैं, ग्लास से टकरा सकते हैं। तो इसीलिए सीट बेल्ट दिए जाते हैं, ताकि सीट बेल्ट का मकसद ही ये होता है कि जब आप सीट बेल्ट बांध कर व्हीकल ड्राइव करेंगे, तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका जो अपर पार्ट है जो मोशन में है ब्रेक मारने की वजह से अगर बाद में भी मोशन में रहता है, तो ये सीट बेल्ट की वजह से वो मोशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस सामने वाले ग्लास से स्ट्राइक होने से बच जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल आप देखिए, अक्सर आपने टर्न पर देखा होगा, अगर कोई व्हीकल जा रहा है, सपोज स्ट्रेट पोजीशन में जा रहा है, ठीक है, और व्हीकल जा रहा है सपोज़, और अचानक से क्या हुआ, टर्न आ गया। सपोज़ आपका स्कूल है, स्कूल के गेट में आप अंदर टर्न हो रहे हैं, अब इस तरह से मेन रोड से आकर क्या होता है, जैसे ही आप टर्न होते हैं तो आप हल्का सा अपनी जो सीट होती है उस सीट पर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या होता है, ऐसे टर्न हो जाते हैं। व्हीकल अगर लेफ़्ट जा रहा है तो आप जाएंगे राइट, व्हीकल अगर जा रहा है राइट तो आप जाएंगे लेफ़्ट, ठीक है।
तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया, ड्यू टू द इनर्शिया ऐसा होता है। आप सपोज मोशन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन, ठीक है, और आपका व्हीकल हो गया टर्न इस डायरेक्शन में, तो आपका अगेन लोअर पार्ट तो बस के साथ में, लोअर पार्ट तो बस के साथ में इस तरफ टर्न हो गया, लेकिन अपर पार्ट इसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, इसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, इसलिए बस जाती है इधर और आप रहते हैं इधर, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के, स्पेशली व्हीकल्स वाले एग्जांपल्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और ये इसे हम डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं, डेली रूटीन के एग्जांपल्स होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो इस तरह के और भी इनर्शिया के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करके देखिएगा। वो सारी कंडीशंस की जब अचानक से आपकी स्टेट चेंज हो जाए और आप आपकी स्टेट चेंज का अपोज कर रहे हो किसी ना किसी कंडीशन में, तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं इनर्शिया के। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखिए। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे। और इसके बाद मैं कहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सामने मेरा फेस आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो इजीली आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।